नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज पर शख्सियत कोशिश है हमारी ऐसी शख्सियतों को सामने लाने की जो ए से शुरू कर आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उसके पीछे का संघर्ष यात्रा में क्या है। आज हम हैं मानसरोवर यूनिवर्सिटी, मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और एजुकेशन के सेक्टर में बड़ा काम कर चुके मानसरोवर संस्थान के ऑनर संचालक श्री गौरव तिवारी जी के साथ। गौरव जी ने लंबे समय तक इसको संघर्ष के साथ प्रयास किया है कि इसको हम जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो अवसर मिल सकता है वो लोगों को दे सकें। इसमें आपके पिताजी स्वर्गीय श्री कमलाकांत जी तिवारी, जिन्होंने इसको जब शुरू किया था तो उनकी जो परिकल्पना थी वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो परिकल्पना की थी कि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, हर बच्चे को शिक्षा के साथ साथ रोजगार की तरफ हम ले जा सकें, स्वास्थ्य की सुविधा दे सके, उस दिशा में मानसरोवर विश्वविद्यालय स्थापित किया उन्होंने। और मानसरोवर विश्वविद्यालय के साथ जो आपने आयुर्वेद को, देसी पद्धति है जो हिंदुस्तान से है, पूरे विश्व में फैली है, उस देसी पद्धति को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और आज स्थापित किया है। बहुत सारे फायदे आयुर्वेद से जो आप दुनिया के लोगों को पहुंचा रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, हम साधना न्यूज में ऐसी ही शख्सियत के साथ बात कर रहे हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो श्रद्धेय कमलाकांत तिवारी जी ने जो प्रयास किया था, अब उनकी जो ये यात्रा थी, जो उन्होंने इसमें संघर्ष करते हुए उन कठिन दिनों से आज जहां पहुंचे हैं, और इसमें आपको क्या लगता है कि हमने जो शुरुआत की थी उस शुरुआत के बाद आज हम उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या फ्यूचर में हमारे प्लान हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को ये बताइए कि जो संघर्ष किया था उस समय, मुझे ऐसी जानकारी है, मुझे माता जी ने बताया था कि हमने बहुत कम, शायद 1 दर्जन से कम बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की थी और ये स्वर्गीय कमलाकांत तिवारी जी का सपना था कि शिक्षा में हमें दान देना है, शिक्षा का दान देना है। तो इसकी शुरुआत से हमारे दर्शकों को आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय शिशिर उपाध्याय जी का एवं साधना न्यूज़ परिवार का बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर ये मौका दिया। और शुरुआत तो की जो आप बात कर रहे हैं, तो शुरुआत तो हमेशा ही मेरे परिवार में, हमारे कुल दीपक मेरे पिताजी की बड़ी हम्बल रही। पहले भी मैंने चर्चा में आपको बताया था कि उनका भोपाल कैसे आना हुआ। एक स्टूडेंट के रूप में वो भोपाल में मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अब MANIT है, वहाँ पर आए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने परस्यू करी और वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई। और स्टूडेंट लाइफ में भी उसके बाद उनको नॉर्वेजियन स्कॉलरशिप मिली, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती थी। और 3 साल वो नॉर्वे में और यूरोप में रह के उन्होंने अपनी फेलोशिप करी। उसके बाद उनका ये शिक्षा के प्रति जो लगाव था, जो पढ़ने के और विद्या माता के प्रति जो आस्था थी, उसको परस्यू करने का उनका हमेशा मन रहा। वो यूरोप से वापस आकर MPSEB में उन्होंने कुछ समय नौकरी करी और नौकरी करने के दौरान ही उनको ऐसा लगा कि एक छोटा सा स्कूल, एक विद्यालय स्थापित करना चाहिए जी। तो उस दौरान कोलार रोड का ये जो क्षेत्र है जहाँ हमारा ये विद्यालय है, ये बहुत दूरगामी क्षेत्र हुआ करता था जी। और जंगल था आसपास जी। और कई बार हमारी इस चारदीवारी के अंदर हमने शेर और दूसरे जंगली जानवरों को भी दौरान देखा जी। 1999 में आसपास के गाँव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जी इस स्कूल की स्थापना करी। और पहले वर्ष में हमारे पास शायद 1 दर्जन बच्चे थे और करीब 2-4 टीचर्स थे जी। और तब मानसरोवर पब्लिक स्कूल वहाँ से चालू हुआ जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सोच थी उसके पीछे जी। एक बड़ी हम्बल सोच थी जी। केवल सेवा करने के विषय में उन्होंने सोचा था। और पहले दिन से ही शायद उनका ये विचार था कि एक बच्चे को भी अगर फ़ायदा पहुंचा सके, उसको अच्छी शिक्षा दे सकें, तो शायद उनका ये प्रयास सफल हो जाए जी। गौरव जी, आपके श्रद्धेय पिताजी का जो सोच था, निचले
तबके से लेके प्राणी की सेवा, मानव मात्र की सेवा, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हायर एजुकेशन तक और उसको रोजगार तक ले जाने में। आपको लगता है कि चूँकि आपकी जो एज है उस एज में लोग घूमने फिरने जाते हैं, दूसरे अन्य काम करते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आई, इस जिम्मेदारी को आज चूँकि स्वर्गीय पिताजी नहीं रहे आपके, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आई आप उसको किस लेवल पे कितनी मेहनत करते हैं? क्योंकि आम आदमी का ये मानना होता है कि किसी सफलता, कोई अचानक सफलता मिल गई है और वहाँ बैठ गए, लेकिन आपकी जो संघर्ष के साथ जो जिम्मेदारी है उसको आप किस लेवल पे हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे आपका रूटीन प्रक्रिया, हम पूरे आपके विश्वविद्यालय से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, डेंटल कॉलेज जो आपका है और उसके साथ आयुर्वेद का जो विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज है, इस पे कितना समय देना पड़ता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, तो एक बहुत मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज इस संस्थान में जिस पद पर मैं हूँ वहाँ पर बैठने का मौका मिला। इसका श्रेय भी मेरे पिता को जाता है। और बचपन से जब ग्रीष्मकालीन अवकाश होते थे स्कूल में जी, तो मेरा समय अपने माता पिता के ऑफिस में ही गुजरता था, क्योंकि दोनों ही कर्मयोगी थे और हमेशा अपने प्रयासों में, कर्मों में लगे रहते थे। तो उस दौरान भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा घूमना फिरना होता नहीं था जी। वो कल्चरली परिवार में कभी नहीं बन पाया कि कहीं विदेश जाना है, कहीं दूसरी जगहों पे जाना है जी। और आज भी मुझे याद है कि अगर हम जाया भी करते थे तो आसपास की कुछ जगहों में, मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पे जाते थे, क्योंकि मेरे पिता बड़े स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस, तो एक अलग परिभाषा होती है उसकी। जी। बहुत आध्यात्मिक थे जी। और आध्यात्म से जुड़ने के लिए और मुझे भी आध्यात्म से और मेरे परिवार को जोड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। जी। आज भी मैं उनके ही इस सपने को परस्यू कर रहा हूँ जी कि कम से कम दर में जी अप्रोचेबल तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस तरह से समाज के हर तबके तक हम पहुँचा सकें। जी। यह उनकी प्रायोरिटी थी और इस डायरेक्शन में जो भी अच्छे से अच्छा प्रयास मुझे समझ में आएगा, मुझे लगता है कि मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। बाकी ये बात ज़रूर ठीक है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर ये एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। मैं एक बहुत बड़ा परिवार है मानसरोवर परिवार, और हम लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं और चेहरा ज़रूर मैं हूं, पर मेरे पीछे 1200 लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जो कि इसको अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और ये उन्हीं के प्रयास हैं, उन्हीं की ताकत है जिसकी वजह से मानसरोवर समूह आज इस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति करता है। जी गौरव जी, एक चीज़ पिताजी सस्ती शिक्षा और सस्ता जो स्वास्थ्य था, ये लक्ष्य लेके चलते थे। आप चूँकि जो स्कूल है, स्कूल के बाद कॉलेज, विश्वविद्यालय है, फिर डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, और आपने आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आप उनके सपने को पूरा करने के लिए अभी कौन कौन से कोर्सेज चला रहे हैं? कौन कौन से आपके विश्वविद्यालय में कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं? हमारे दर्शकों को कम से कम, क्योंकि सस्ती शिक्षा बहुत ज़रूरी है, महंगी शिक्षा हो जाती है तो आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाती है। हमें ऐसा बताया गया है कि मानसरोवर सबसे रीजनेबल से रीजनेबल सारे कोर्सेज संचालित करता है और आम आदमी तक रीच बनाने की कोशिश करता है। जी, रीजनेबल होने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है कि गुणवत्ता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी। और आइडियली एक शिक्षण संस्थान कोई व्यक्ति नहीं खोलता है, शिक्षण संस्थान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जी, एक संस्था, एक ट्रस्ट या एक सेक्शन 25 चैरिटेबल कंपनी जो होती है खोल पाती है। तो ये सेवा का कार्य ही है। कुछ लोगों ने इसको एक अन्य रूप से परस्यू किया है, परंतु वो हमारा आज का विषय नहीं है। जी। हमारा आज का विषय मानसरोवर है, और मानसरोवर में जो मैंने आज तक कल्चर देखा है और जिसको मैं आगे फॉलो करना ठीक समझता हूँ, वो कल्चर सेवा का ही रहा है। जी। और शिक्षा को सेवा के रूप में किस तरह से समाज तक पहुँचाया जा सकता है, हमारी प्रायोरिटी है। जी। अभी हम लोग नर्सरी से लेके PhD तक की शिक्षा देने की हमारे पास व्यवस्था है। जी। मानसरोवर पब्लिक स्कूल है जो कि CBSE एफिलिएटेड है,
जी। मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पे नर्सिंग काउंसिल से द्वारा जो मान्यता प्राप्त है और जहाँ पे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जी। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जी। श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन है। मानसरोवर डेंटल कॉलेज है जी। जहाँ पे दंत चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। जी। तो 2018 में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का भी संस्था ने इसकी स्थापना करी थी। जी। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास फार्मेसी, लॉ, एग्रीकल्चर, नर्सिंग जैसी फैकल्टीज़ हैं जी। जिसके माध्यम से हम बच्चों तक शिक्षा का संचार करने का प्रयास करते हैं। जी। रोजगार के साथ साथ चूँकि संस्थान संचालित करने पिताजी का सपना था कि मैं शिक्षा के साथ साथ रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकूं। आपने बताया कि 1200 लोगों की एक टीम काम करती है और सामूहिक भावना से काम करती है। ये आगे आपकी फ्यूचर क्या क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप बहुत सारे विषय में लोगों को पीएचडी तक करा रहे हैं। आपके कॉलेज में पत्रकारिता के एक संस्थान भी, विश्वविद्यालय के साथ आपने पत्रकारिता क्षेत्र में भी लोगों को एजुकेशन देने की बात की है। तो क्या इस दिशा में भी कि यहाँ से पढ़ के बच्चा जाएगा तो उसको रोजगार की बात होगी कि वो रोजगार के लिए, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज आप संचालित करते हैं? भारत देश की जो आत्मा है जी, वो गाँवों में बसती है। जी। और जो सबसे अच्छे रिसोर्सेज हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में देखें या पॉलिटिक्स में देखें या किसी भी क्षेत्र में देखें, सारे अच्छे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं गांव से और ऐसी जगहों से आते हैं जो कि जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। जी। हमारी समिति जो मानसरोवर पर समूह को चलाती है जी। उसका नाम है श्री साई ग्राम उत्थान समिति। जी। तो हमारा जो फंडामेंटल मोटिव है वो ग्राम उत्थान का है। जी। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हमने ग्राम गादिया में करी है जो बिल्किसगंज सीहोर में है। जी। और उस क्षेत्र में आसपास करीब 50 किलोमीटर तक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं। जी। आगे भी हम चाहते हैं कि हम ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करें जी। और वहाँ पे अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य पहुँचाने का प्रयास करें। जी। आगे चिकित्सा शिक्षा के तरफ हमारा हमेशा से रुझान रहा है। जी। तो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अच्छे कार्य हो सकेंगे उनको करने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। जी। उसके अलावा जो फार्मर्स हैं, जी, क्योंकि देश की पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, पर जो भूमि है वो तो उतनी है, वो क्षेत्र तो उतने ही है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता। जी। तो अपने पास अवेलेबल जो एग्जिस्टिंग भूखंड है, जी, किसी छोटे किसान के पास 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 6 एकड़ है, 10 एकड़ है, आधा एकड़ है, जी, तो उस भूखंड में किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है, इसके लिए भी हमारा जो एग्रीकल्चर विंग है वो प्रयासरत है। और ये हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि ऑल्दो हम लोग बहुत सारे डोमेन्स में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, परंतु अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें जी, और ग्राउंड वर्क और कम्युनिटी वर्क की बात करें, तो शायद जितना काम हम कृषि के क्षेत्र में करते हैं उतना अन्य किसी क्षेत्र में नहीं करते। जी, कृषि प्रधान देश है और किसान, जो आपने कहा कि आत्मा बसती है गांव में, वहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। और मानसरोवर जो संस्थान है वो कोशिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को, उनकी जनता को, उनके बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी मिल सके। तो इसमें जो आपको कहाँ कैसी समस्याएं कैसी आती होंगी, क्योंकि रूरल एरिया में लोग अपेक्षा ये करते हैं कि सरकारी सुविधा से निःशुल्क मिल जाए, तो ये आपका किस तरीके से आप उसको मैनेज करते होंगे, क्योंकि आम आदमी बहुत रीजनेबल शिक्षा और रीजनेबल चिकित्सा चाहता है, तो वो कैसे दे पाते होंगे आप? देखिए, अभी तो हम लोग आयुर्वेद चिकित्सा की बात करते हैं जी, अभी मॉडर्न मेडिसिन में हम लोगों ने वेंचर नहीं किया है जी। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की अगर आप बात करें तो आयुर्वेद की प्रायोरिटी है कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ कैसे रखना है जी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है जी, तो हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। और ऐसे में गांव में जो अलग अलग तरह के काढ़े हैं, च्यवनप्राश है, स्वर्ण प्राशन संस्कार छोटे बच्चों का करना है, ये सारी चीज़ें हम भी मुफ्त में ही करते हैं जी। और संस्था ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि हमारे पास हमने कुछ अपने फंड्स को इस चीज़ के लिए रिजर्व करके भी रखा हुआ है जी। रही बात चिकित्सा की, तो चिकित्सा
के मामले में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है जी वह मॉडर्न चिकित्सा के बाद एक रिहैब के यूज में भी इस्तेमाल होती है। जी जैसे आपको स्पॉन्डिलाइटिस या सर्विकल कोई इशू होता है जी तो आप सर्जरी वगैरह कराते हैं, तो पोस्ट ऑप आपको फिजियोथेरेपी वगैरह करानी पड़ती है। जी इसी के साथ कई सारे बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो पंचकर्म भी आपको करने के लिए कहते हैं। जी और ये पंचकर्म जैसी जो चीज़ें हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं लगती, बहुत जी। ज़्यादा कंज्यूमेबल्स नहीं लगते। एक बार व्यवस्था बन जाती है और एक अच्छा अगर चिकित्सक होता है तो उसको चलाता रहता है। जी तो कोई बहुत महंगी चिकित्सा नहीं है, तो जी। हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कम से कम मूल्य में इसे करें। और उसके अलावा सरकार की योजनाएं भी आजकल बहुत सपोर्टिव हैं, जी। वो चाहे आयुष्मान योजना हो जी या ग्रामीण अंचलों के लिए और भी कई सारी योजनाएं जी जिनके माध्यम से हम लोग गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा जो है उन ग्रामीण अंचलों में भी जी। लोगों तक इजीली पहुंचा सकते हैं। जी गौरव जी, एक जो विश्व की सबसे भीषणतम हमलों की जनरेशन में महामारी आई कोरोना, पिछले फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने मध्य प्रदेश के कई जिलों से मानसरोवर की तरफ से काढ़ा बांटा गया और आपने कोविड सेंटर भी स्थापित किया। काढ़े से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं जबलपुर में कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तब हमारे रिपोर्टर्स ने भेजा था। ग्वालियर क्षेत्र में कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, मालवा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ये इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य बड़ा क्लियर था, क्योंकि वो समय कुछ ऐसा विचित्र था कि स्टूडेंट्स कैंपसेस में नहीं थे और जो हमारे टीचर्स हैं, जो गुरुजन हैं, उनको हम सिर्फ इसलिए निकाल बाहर नहीं कर सकते थे क्योंकि कोरोना आ गया है और स्टूडेंट नहीं है तो शायद उस दौरान की फीस नहीं मिलेगी, तो जी। उनको तो वो करना हमें उचित नहीं लगा। जी तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए और किस तरह से उनके माध्यम से समाज तक एक अच्छे मैसेज को भी और एक सेवा को भी पहुंचाया जाए, जी उस बारे में विचार किया। और जब सब ये सही लगा तो करीब पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 3.5 लाख से ज़्यादा काढ़े के पैकेट बांटे, जो कि हमारे मानसरोवर आयुर्वेद कॉलेज की रसशाला में हमारे ही शिक्षकों के द्वारा, हमारी शिक्षकों की टीम के द्वारा स्वयं बड़े बड़े गंजियों में और बनाया गया उसमें बनाया गया था जी। वो भी एक देखने लायक सीन था जी कोरोना में जब कोई अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं था, तब अपनी जान पर खेल कर ये लोग सारे कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो करके जी। और इन कामों को बना रहे थे जी। और उसके बाद जब आपसे और आप सभी के माध्यम से जब उसका फीडबैक आया और लोगों ने उसकी तारीफ करी तो ऑफ कोर्स अच्छा तो लगा। जी तो जी अब ये एक तरह से उनका रोजगार भी बच गया और जी। उन कार्डों के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक है। जी पीड़ित मानवता की सेवा और सबसे निचले तबके को राहत मिल सके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये स्वर्गीय कमलाकांत तिवारी जी का सपना था, जिसको उनके सुपुत्र श्री गौरव तिवारी जी पूरा कर रहे हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में मैंने पहले भी कहा था कि दूसरे और सपने होते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ पिताजी के सपने को पूरा करना और स्कूल शिक्षा से लेकर नर्सरी की शिक्षा से लेकर और हायर एजुकेशन पीएचडी तक, उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके आगे के आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्योंकि ये जो पिताजी का जो सपना था उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे जैसा मैंने आपको बताया कि हम और ग्रामीण क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करेंगे और जहाँ भी ऐसा लगेगा कि आवश्यकता है वहाँ विश्वविद्यालय की या संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना हम लगातार करते रहेंगे। स्केल अप, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी संस्था का एजेंडा है वो ग्रामोत्थान का है और शिक्षा को बढ़ावा देने का है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम लगातार इस तरह के क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करते रहेंगे और लगातार वहाँ तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। बाकी सफलता तो प्रभु कृपा से ही आती है। प्रभु इच्छा बलवान है, बस ये उम्मीद रखते हैं कि अच्छे लोग जुड़ते रहें और हमारा हौसला बना रहे। लोगों ने कहा है कि कई बार उदाहरण दिया जाता है कि
तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। जो प्रयास कर रहे हैं आप इस कम उम्र में, जो कोशिश कर रहे हैं, इससे जनता का भरोसा बनाने में कामयाब रहे हैं आप। कोशिश आपकी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे भी कहते हैं कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। ये जो आप कारवा बनाया है आपने, जो मानसरोवर का, और इससे आम आदमी की मदद करने के लिए, ये लोगों का सपना होता है। लोग कोशिश करते हैं कि इस दिशा में कुछ कर सकें। हमारे दर्शकों को, साधना के दर्शक, पूरे देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो 1 रुपये भी खर्च करना पसंद नहीं करते जनता के लिए। आपने इस कोरोना काल में 3.5 लाख घरों तक काढ़ा पहुंचाया है। कोविड सेंटर के माध्यम से आपने लोगों को राहत दी है। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो सक्षम हैं वो प्रयास करें कि अपने से कमज़ोर तबके के समाज के लोगों तक जो भी व्यवस्था पहुंचा सकते हैं इस बुरे समय में वो ज़रूर पहुंचाएं। यह कोरोना का जो समय है, ये जो महामारी का समय है, ये बड़ा विचित्र समय है। अभी लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से टूट गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो मानसिक रूप से टूट गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने का हम लोग सब प्रयास करते रहें, और हो सकता है शायद हमारे माध्यम से 1-2 जिंदगियां बच जाएं, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आज आपकी बात, जनता की सेवा, आम आदमी की सेवा, हर ज़रूरतमंद की सेवा, इस लक्ष्य को लेकर शिक्षा से स्वास्थ्य तक और रोजगार तक जो आपकी परिकल्पना है, जो स्वर्गीय कमलाकांत तिवारी जी की परिकल्पना थी, उसको पूरा कर रहे हैं श्री गौरव तिवारी जी। और मानसरोवर, जैसा हमने मानसरोवर के बारे में सुना था कि मानसरोवर की कल्पना होती है जिसका कहीं कोई सिरा नहीं हो, जहां ऐसा लगता है कि अथाह समुद्र के बीच में खुले आसमान के नीचे हम उड़ान भर रहे हैं, और कोई क्षेत्र नहीं है मदद का, पीड़ित मानवता की सेवा का। यही कोशिश है। दर्शकों, हम शख्सियत सिर्फ इसलिए लेके आते हैं, हमारी कोशिश है कि ऐसे लोग प्रेरणा बने, ऐसे लोग समाज में हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हों कि हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रयास करने से ही होता है, और प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। तभी बचेगी, जैसा गौरव जी ने कहा है कि हमारी मानव सभ्यता तभी बचेगी जब हम अगर सक्षम हैं तो हम अपने साथी की, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। और ये संकल्प लेकर मानसरोवर के संचालक श्री गौरव तिवारी जी चल रहे हैं। साधना परिवार उनको धन्यवाद देता है, और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि ऐसी शख्सियतों को जो वो कर रहे हैं उनको अपनी प्रेरणा मान के हर अपने आसपास के, अपने परिवार के सदस्यों की अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर मदद करें। साधना न्यूज़ पर गौरव तिवारी जी के साथ, कैमरामैन दशरथ के साथ, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, नमस्कार।